एक ऐसा बेटा था जिसने अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़े हुए था पिछले 2 सालों से, और वह एक बार 2 साल के बाद अपनी बूढ़ी माँ से वृद्धाश्रम में मिलने के लिए जाता है। और फिर उसकी माँ उससे कुछ ऐसा कह देती है, उस बात को सुनने के बाद बेटे का कलेजा फट जाता है और माँ के पाँव में गिर जाता है और गिर करके रोने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है। और उसके बाद की जो कहानी स्टार्ट होती है वो मैं पूरी यहाँ पर सुनाने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें दोस्तों। ये वीडियोज़ हमें बहुत कुछ जीवन के अंदर सिखाते हैं कि जीवन के अंदर हमें किस तरह से रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है दिल्ली के अंदर, जहाँ पर एक पति पत्नी रहा करते हैं। पत्नी का नाम होता है कौशल्या। इनका एक 5 साल का बेटा है जिसका नाम होता है अमन। अब असलियत में क्या होता है, जो माँ होती है कौशल्या, वह अपने बेटे अमन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इकलौता बेटा था, उसके बाद इनको बच्चे हो नहीं रहे थे, तो दोनों पति पत्नी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, एक ही बेटा है तो एक ही बेटे से काम चला लेंगे और इसी को अच्छे से पाल लेंगे, इसकी परवरिश अच्छे से कर देंगे। मगर इन दोनों पति पत्नी को क्या पता था कि जिसके बारे में अच्छी परवरिश देने की बातें कर रहे हैं, कल को वो ही कांटा बन करके इन्हीं लोगों को चुभने वाला था। अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन की बात है, अचानक से पति कहीं बाहर जा रहा था तो अचानक से उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद कौशल्या तो अंदर मन से टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि दोस्तों उसके जो पिता थे कौशल्या के, वहाँ पर भी जाकर नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो भी शराब वगैरह पिया करते थे, तो वहाँ पर उनका टिकाव नहीं था। अब कौशल्या अकेली अपने बेटे को बर्तन वगैरह मांझ कर पालने लगती है। दरअसल असलियत में दोस्तों क्या हुआ था, यहाँ पर जैसे ही कौशल्या की शादी हुई थी अपने पति से, तो उसके बाद उसके पति के बड़े भाई, छोटे भाई, यानी कि कौशल्या के देवर, जेठ, सास, ससुर, उनके पास आकर यह रहने लगी थी। दोनों पति पत्नी रहा करते थे। मगर जो बड़े और छोटे भाई थे वो कौशल्या के पति से कहा करते थे कि तू ना कहीं नौकरी लग रहा है, ना कोई पैसा कमाता है, बताओ हम कैसे तुम्हारा पेट भरें, साथ में तुम्हारी बीवी भी आ गई है, किस तरह से अब तुम्हारा पेट भरेंगे। और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है अमन, तो अब और ज़्यादा देवर जेठ परेशान करने लगते हैं, भाई हमारे बस का नहीं है तुम्हारे परवरिश करना, तुम्हारी औलाद की भी परवरिश करना, तुम अपना कहीं और देख लो। अब इस बात से परेशान होकर के कौशल्या और उसका पति अलग हो जाते हैं, अपना हिस्सा लेकर के। अलग होकर के पति जैसी तैसी छोटी मोटी नौकरी कर लेता है, वहाँ से इनका गुजारा चलने लगता है। लेकिन अब पैसे भले ही कम थे, लेकिन आत्मसम्मान से ये लोग जी रहे थे, क्योंकि अब से पहले बड़े परिवार के अंदर ये कमाते तो थे नहीं। थोड़ी सी भी ज़रूरत होती किसी चीज़ की, 2, 4, 10 रुपए की, तो उसके लिए भी इनको ताने सुनने पड़ते थे कि तुम लोग खुद तो कमाते नहीं, ऊपर से पैसे मांगते रहते हो। लेकिन आज 10,000 रुपए की नौकरी भी इस कौशल्या के पति को बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि अपना खर्चा खुद उठा रहे थे, किसी से सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ रहा था। मगर दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। अब जैसे पति पत्नी अलग रह रहे थे, इनको बेटा 5 साल का हो जाता है, मगर अचानक से पति की मौत हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से, और अब माँ और बेटा अनाथ हो जाते हैं। जो माँ कौशल्या होती है बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान, वह अब कहाँ जाए। देवर जेठ के पास तो जाने से रही, क्योंकि वो तो पहले ही बहुत ज़्यादा ताना मारा करते थे, और अब अगर वो जाएगी अपने बेटे को लेकर उनके पास, तो वो यही कहेंगे कि अब तक तो उसका भी खर्चा उठाते थे, अब तुम दोनों भी हमारी छाती पर आ गए, क्या करेंगे हम तुम्हारा। इन बातों को सोच करके अब कौशल्या जो होती है अपने मन में एक निर्णय लेती है कि वह कैसे भी करके अपने बेटे को अच्छा पढ़ाएगी लिखाएगी, और बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो अच्छी नौकरी करेगा, और फिर मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अभी तक दोस्तों कौशल्या की उम्र सिर्फ और सिर्फ 26 साल थी, और 26 साल की भरी जवानी में यह विधवा हो जाती है। 5 साल का बेटा था, लेकिन इसने दूसरी शादी करने से बिल्कुल मना कर दिया था, यह कह करके कि मेरा बेटा 5 साल का है, इसके साथ क्या होगा, ये कैसे जी पाएगा, लोग इसको ताने देंगे कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़ करके दूसरी शादी उसने कर ली। तो इसलिए वह दूसरी शादी से मना कर देती है। यही सोचती है कि मैं अपने बेटे की परवरिश अच्छे से करूँगी तो यह कल को मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब वह बर्तन मांझ कर घरों के अंदर झाड़ू पोछा लगा करके पड़ोसियों के घर में थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा होता, उस पैसे से अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देती है और पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देती है। जब बेटे अमन
की पढ़ाई पूरी हो जाती है, वह बड़ा हो जाता है, तो अब उसको एक नौकरी भी मिल जाती है बढ़िया कंपनी में। नौकरी भी तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये की थी। अब तो दोनों माँ बेटे इतने खुश हो जाते हैं कि 40-50 हज़ार रुपयों में तो हम ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। इस तरह से दोनों माँ बेटे खुश होकर रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अब माँ को अपना अगला कदम भी उठाना था, क्योंकि उसका बेटा अमन अब जवान हो चुका था और उसकी शादी बहुत ज़रूरी थी। और अब अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने लगती है यह माँ, और फिर उसको एक लड़की मिल ही जाती है। उस लड़की को अपने बेटे के लिए पसंद करती है, और फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों की धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। शादी होने के बाद जो दुल्हन थी नई नवेली, वह पहले पहले तो बड़े प्यार से रहती, खूब सेवा भी करती, मगर कुछ दिन के बाद अब उनको बच्चा हो जाता है। तो बच्चा होते ही अब तो यह महिला कौशल्या बहुत खुश होती है कि देखो मुझे पोता हो गया है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समय और गुजरता है, तो अब जो दुल्हन होती है नई नवेली, वह थोड़ा सास से जलने कटने लगती है, उससे उल्टी सीधी बातें कर जाया करती, कई बार कभी कभार चुप हो जाया करती। इस तरह से मामला चल रहा था। हालांकि बेटा जो था कौशल्या का, अमन, वह खूब प्यार किया करता था अपनी माँ से, मगर जब घर में पत्नियां आ जाती हैं तो फिर माँ का प्यार फीका पड़ जाया करता है। दोस्तों, यह बात सच है। कुछ दिन के बाद माँ बीमार पड़ जाती है, और एक दिन की बात होती है, माँ अपने कमरे में बीमार थी, वह थोड़ी बहुत उसको खांसी भी उठ गई थी। तभी जो लड़का था पोता उसका वहाँ पर भागकर चला जाता है, वहीं पर खेलने लगता है। लेकिन इतने में ही उसकी जो बहू होती है वह वहाँ पर पहुँचती है और जाकर के अपने बेटे को गोद में उठाकर ले आती है और उसको डांटती है कि मैंने बोला था ना इसके पास मत जाया कर, इसको बीमारियाँ लग जाएंगी, तुम्हें खांस रही है, सुबह शाम खांसती रहती है। ऐसा कह करके अपने बेटे को जो बहू होती है जाती है। इस बात का असर उस कौशल्या पर बहुत गहरा पड़ता है कि मैंने अपनी जवानी कुर्बान कर दी अपने बेटे के ऊपर उसकी ज़िंदगी बनाने में, और आज मुझे इसके बदले में ये नतीजा मिल रहा है। जबकि मैंने सोचा था कि अगर मैं शादी नहीं करूंगी तो मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा और हम फिर सुखी से रहेंगे। इससे तो अच्छा था मैं शादी ही कर लेती, कम से कम दूसरी और औलाद हो जाती तो उनके पास तो चली जाती अगर ऐसा कोई मामला होता तो। बहुत याद कर करके बहुत रोती है कि मैंने गलत फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, रोते रोते तभी यहाँ पर जो शाम का समय होता है तो अमन ड्यूटी से घर पर आता है। घर पर आते ही उसकी पत्नी उससे लड़ जाती है कि तुम्हारी माँ झूठे आंसू फैलाती है और इसको तुम या तो ये रहेगी इस घर में या फिर मैं रहूँगी। और ये लड़ाइयाँ काफ़ी समय पहले से चल रही थी धीरे धीरे, लेकिन अभी स्लो टोन में थी। लेकिन आज ये लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और फिर वह कहने लगती है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाओ अगर तुम्हें अपना घर बसाना है तो। अब रोज़ रोज़ के झगड़े लड़ाई जब इनके बीच में होते हैं तो जो माँ कौशल्या होती है अपने अमन बेटे को बुलाती है कि बेटा मेरी वजह से तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा, ऐसा कर मुझे तू वृद्धाश्रम छोड़ा। यह बात सुनते ही अमन सोचता है कि हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, चलो कल तैयार रहना, मैं तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ आऊँगा। दूसरा दिन होता है तो दूसरा दिन होता है जब गाड़ी में बिठा करके अपनी माँ को वृद्धाश्रम ले जाता है और वहाँ ले जा करके रजिस्टर में नाम वगैरह दर्ज करवा दिया जाता है और उसके बाद वह आने लगता है। लेकिन माँ अब उससे कहती है बेटा मेरे पास आ जा, एक बार तुझे पुचकार दूँ, लाड लड़ा दूँ, फिर पता नहीं मुलाकात होगी या ना होगी। उसके बाद बेटा उसके पास जाता है तो अपने बेटे को वह खूब आशीर्वाद देती है, बेटा चाहे कुछ भी है तुम खूब फूलो पलो, खूब उन्नति करो। और उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और कहती है माँ कि बेटा कभी कभी आते रहना मिलने के लिए, क्योंकि मेरा दिल कांप जाएगा, तुम्हारे बगैर मैं आज तक रही नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से तो मैंने शादी भी नहीं की थी क्योंकि तुम्हें छोड़ना पड़ जाता, लेकिन आज किस्मत देखो तुम्हें छोड़ना भी पड़ रहा है और वो भी ऐसी परिस्थिति में कि मैं वृद्धाश्रम में पड़ी हूँ। अब तो दोस्तों वह वृद्धाश्रम में रहती है, यह आदमी घर आ जाता है अमन, इसकी पत्नी तो बहुत खुश हो जाती है कि आफत टल गई, अब अच्छा है, अच्छे से तरह से ये लोग रहने लगते हैं, अब घर में कोई कलेश नहीं होता है। 2 साल गुजर जाते हैं तो 2 साल गुजरने के बाद माँ की तबीयत खराब हो जाती है और अमन को पता लगता है तो तुरंत वृद्धाश्रम पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद माँ के पास बैठ करके बोलता है माँ मुझे बता कोई परेशानी हो तुम्हें। माँ सर हिला देती है मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बेटा बार बार कहता है कि माँ तू बता तो सही, तेरी कोई इच्छा हो, तुम्हें कोई इच्छा पूरी करनी हो मैं पूरा कर दूंगा।
तो अब जो माँ होती है वह गौर से सोचती है और फिर एकदम से कह उठती है कि हाँ बेटा, मेरी एक इच्छा तो है, अगर तुम पूरा कर सको। बेटा बोलता है कौन सी इच्छा है माँ, बताओ हमें। तो वह बोलती है कि यहाँ के जो पंखे हैं ना, ये चलते नहीं हैं अच्छे से, इनकी या तो सर्विस करवा दो या फिर यहाँ पर नए पंखे लगवा दो। यह बात सुन करके जो बेटा होता है वह कहता है कि माँ, सारे पंखे चेंज करवा दूँ, यानी कि इसका मतलब क्या है, मेरा क्या मतलब है, ये लोग करवाएंगे। लेकिन दोस्तों वह माँ कहती है कि बेटा तेरा मतलब इसलिए है क्योंकि तू एसी में रहता है, तुझसे एसी के बगैर रहा नहीं जाएगा। यहाँ पर ये कमरों के अंदर पंखे बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं और तेरा जी घबरा जाएगा। अब बेटा कहता माँ, मेरा जी घबरा जाएगा, मेरा क्या मतलब यहाँ पर आऊँगा। तो माँ कहती है बेटा, मैं भी यही सोचती थी कि मेरा बेटा मुझे कभी धोखा नहीं देगा, कभी मुझे पीठ नहीं दिखाएगा। कल को तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा बेटा बड़ा होगा तो यही तो सीखेगा कि भाई मेरे माँ बाप ने मेरी बूढ़ी दादी को वृद्धाश्रम भेज दिया, तो मैं भी क्यों ना इन माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दूँ। यही तो शिक्षा लेगा वो। कल को तुम यहाँ पर आओगे, तुम्हें एसी में रहने की आदत है, तो पंखे अगर यहाँ पर ठीक से चलेंगे तो तुम आराम से यहाँ पर रह सकोगे बेटा। इसलिए कह रही थी कि ये पंखे तुम सही करवा दो। अब तो ये बात सुन करके बेटे का तो कहते ना एकदम से उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये मैं क्या कर रहा था, अपने बीवी बच्चों के चक्कर में आकर अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ पर वृद्धाश्रम में भेजा हुआ था। सही कहती है मेरी माँ कि कल को मुझे भी यहाँ पर आना पड़ सकता है। मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और मैंने लास्ट में उसको क्या दिया, सिर्फ उसको दुख और दर्द दिया, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अब तो बेटा रोने लगता है और फिर बेटा को महसूस होता है कि मैं बहुत गलत कर रहा था। उसको याद आती है अपनी पत्नी की वो बात। पत्नी कहती थी कि या तो तुम्हारी माँ रहेगी या फिर मैं रहूँगी इस घर में, अब तुम चुन लो। अब यह बेटा चुन लेता है, आज उस बात को फाइनल करता है और माँ से कहता है कि माँ, मैंने फैसला ले लिया है। माँ कहती है क्या फैसला लिया है बेटा। बेटा कहता है कि मैंने आज तुम्हें चुन लिया है। अब माँ कहती है क्या बात करते हो, वहाँ जाओगे तुम्हारा घर बिगड़ जाएगा। और बेटा कहता है मैं आपको अपने साथ ले जाऊँगा। लेकिन माँ मना करती है कि तुम्हारा घर खराब हो जाएगा बेटा, मुझे मत चुनो, अपने बीवी बच्चों को ही चुनो। लेकिन बेटा अब समझ चुका था, माँ को गाड़ी में बिठाता है और अपने घर पर ले आता है। घर पर अब माँ को देखते ही उसकी बहू बिल्कुल गर्म हो जाती है गुस्से से और कहने लगती है कि सापत को यहाँ पर फिर से तुम ले आए और अब मैं यहाँ पर रहने वाली नहीं हूँ। इतने में ही जो बेटा अमन होता है वह तुरंत अपनी पत्नी से कहता है कि बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम यहाँ रहने के वाली नहीं हो और तुम यहाँ रहने के लायक भी नहीं हो, जाओ जहाँ तुम्हें जाना है। और उसके बाद वह पत्नी रूठ करके मायके चली जाती है और यहाँ पर अमन अपनी माँ की खूब सेवा करता है, उसके लिए खाना बनाता, अच्छी अच्छी बातें करता, उसके पास बैठ जाता, उससे माफ़ी मांगता कि माँ मुझे माफ़ कर देना, गलती हो गई थी, उस टाइम मेरी अकल में नहीं थी। और अब दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है अपने मायके में थी और वहाँ पर उसके भाभी भैया उसके माँ बाप के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे थे। वो भी बार बार कहते कि इनको इनको वृद्धाश्रम छोड़ाओ, क्योंकि इनकी बेटी ने अपनी सास को वृद्धाश्रम छोड़ दिया, तो इनका कौन सा हक है हमारे यहाँ पर सेवा करवाने का, हम क्यों करेंगे इनकी सेवा जब इनकी बेटी अपनी सास की सेवा नहीं कर सकती। अब दोस्तों ऐसी ऐसी बातें उसको वहाँ पर सुनने को मिलती हैं, तो उसकी भी अकल ठिकाने आ जाती है कि मैं जैसा करूँगी वैसा ही भरने को मुझे मिलेगा। मेरे माँ बाप की सेवा नहीं हो पा रही है मेरी वजह से, मेरी करतूतों की वजह से। और उसके बाद वह अपनी भाभी और भैया से माफ़ी मांगती है, कहती है कि मैंने अपनी सास को घर पर छोड़ कर आई हूँ, अब उसी के पास जाकर खूब सेवा करूँगी, मुझे माफ़ कर देना भैया भाभी। और अपने माँ बाप से कहती है कि माँ बाप मम्मी पापा मुझे माफ़ कर देना, मैं समझ नहीं पाई और मैं समझती थी कि मैं ही सब कुछ हूँ। और वह वापस आती है, लेकिन वापस जैसे आती है दरवाजे पर तो अमन उसको अंदर आने नहीं देता है, कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगा। लेकिन वह हाथ पाँव जोड़ करके माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे अकल आ गई है, माँ बाप के अंदर ही पूरा संसार समाया होता है। और फिर जो सास होती है बाहर निकल कर आती है, बेटा कौन है, तो अमन कहता तुम्हारी बहू है और कौन है माँ, फिर से आ गई यहाँ पर हमारे खून पीने के लिए। लेकिन जो माँ होती है वह कहती है अरे पागल हो गया है तू, जाकर दरवाजे पर अपनी बहू के सर पर हाथ रखती है और बेटी कहकर गले लगा लेती है और कहती है बेटी ये तेरा ही घर है, हम तो कुछ दिनों के मेहमान हैं, आ जाओ अंदर, ऐसे क्यों बैठी हो बाहर। यह बात सुन करके जो बहू होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जोर से रो पड़ती है कि माँ जी आप कितनी अच्छी हो, अभी भी मैंने आपके साथ इतना बुरा किया फिर भी मेरे सर पर
आपने हाथ रखा और अपने गले लगाया कि तुम्हारा ही घर है, मुझे माफ़ कर देना मुझसे जो गलतियाँ हुई माँ जी। और उसके बाद वह बहू दिन रात अपनी सास की सेवा करती है। अब सास बहुत खुश है, घर में बच्चा जो है उसके बाद एक और बेटी पैदा हो जाती है और फिर भरा पूरा परिवार हो जाता है और अच्छे से इनका समय फिलहाल गुजर रहा होता है। तो इस तरह से कई बार इंसान को उसकी परिस्थितियाँ सिखाती हैं। कोई दूसरा इंसान कहे ना कि तू गलत कर रहा है, तू ऐसा मत कर, वो उसके समझ में नहीं आएगा जब उसका दिमाग खराब होगा या उसका वक्त खराब होगा। उसको समझ में तब आता है जब परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उसको कहीं का नहीं छोड़ती हैं, तब उसकी अकल आती है कि भाई हाँ मैंने गलत किया था। वो मैं बार बार कहता हूँ कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, अकल आती है ठोकर खाने से। इस तरह से यहाँ पर इस घर के अंदर भी ठोकर खाई गई, दोनों पति पत्नी ने ठोकर खाई थी, तब उनको अकल आई थी। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ राधे श्याम हैं, कमेंट करते हैं भाई आपकी कहानी बहुत अच्छी है लेकिन आप इतनी लंबी मत सुनाया करो, शॉर्टकट में बताया करो और बाकी आपकी मर्जी है। राधे श्याम भाई कहानी वो कहानी क्या जो डिटेल में ना बताई गई हो, शॉर्ट में बताऊंगा तो कुछ चीज़ें बता पाऊंगा, डिटेल में बताता हूं तो उस कहानी की गहराई तक उतर पाता हूं और आप लोगों को भी शायद इंटरेस्ट आता होगा जब कहानी के अंदर तक उतर पाते हैं, हर चीज़ को बारीकी से बताते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। तो मेरा यही उद्देश्य होता है, कहानियाँ बड़ी ही होती हैं। और उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ अली बाबा अली नाम से कमेंट करते हैं। उसके बाद हमारे साथ विक्रम परमार कमेंट करते हैं और विमलेश कुमार कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं हीरू भाई पटेल कमेंट करते हैं और उसके बाद दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, राम राम भैया जी। और रमेश कुमार वर्मा कमेंट करते हैं, अखिलेश कुमार ठाकुर कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे पूर्ण्य बिहार से हैं। उसके बाद मोहम्मद नासिर कमेंट करते हैं, दोस्त से दोस्ती घर से बाहर तक घर के अंदर नहीं, जी बिल्कुल जी। भरत तिवारी कमेंट करते हैं, अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से। ताराचंद शर्मा कमेंट करते हैं और राम गोसाई जो की हैं। और उसके बाद मनीष वघेला कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ शरद कुमार कमेंट करते हैं, राम राम बहुत अच्छी कहानी थी जी। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं और उसके बाद धर्मून कमेंट करते हैं, भाई आपका वीडियो अच्छा होता है। और उसके बाद हमारे साथ सद्दाम अंसारी हैं जो कि भिवांडी से हैं। जिया अंसारी कमेंट करते हैं मालेगांव से। और उसके बाद सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। सूरज डियो जो है लगातार हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं, लगातार कमेंट करते हैं, बने रहते हैं हमारे साथ। मोनू जैन कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो राजेश श्रीवास्तव जी हैं जो कि कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी उनका भी। और 19 जून को उनका जो शादी की सालगिरह है और उनको पहले से ही एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।